अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 में क्वांटिफायर्स और डुअल्स। आज हम लोग देखेंगे निगेशंस। निगेशंस ये आपने ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज 1.2 में भी किया है, लेकिन वो निगेशंस इजी थे। सिंपल सेंटेंसेस के आपको निगेशंस लिखने थे। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स है और दो स्टेटमेंट्स को लॉजिकल कनेक्टिव और से ज्वाइन किया हुआ है। इस तरह से ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है। सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसको निगेशन बनाना इजी होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा हमको सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह भी लिखना होता है। तो ये मेरी पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो आप पहले इसको डिफाइन करेंगे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसे आपको डिफाइन भी करना होता है। लेट p इक्वल टू x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, इस तरीके से। उसके बाद आ गया q y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इज, आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? इसको मैंने p दिया है और इसको मैंने q लिया है, तो ये मेरा p हो गया। और के लिए हम लोग इस तरह से v यूज करते हैं और ये मेरी स्टेटमेंट हो गई q। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है p और q। अब इसका इट्स निगेशन इज, आपको एग्जाम में लिखना है इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ p और q, इस तरीके से। अब ये निगेशन हम लोग ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे, विच इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन p। और का निगेशन हो जाएगा एंड, ये निगेशन भी अंदर अप्लाई किया तो निगेशन q, निगेशन p एंड निगेशन q। अब ये हमारा सिंबॉलिकली कंप्लीट हो गया। सिंबॉलिकली लिखने के बाद आप इसको वर्बल फॉर्म में भी आंसर देंगे। निगेशन p, नॉट p। नॉट p क्या होगा? आपका p स्टेटमेंट ये है x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। तो जब आप इसको लिखेंगे नॉट लगा के तो ये किस तरह आएगा? x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 11। तो याद रखिए ग्रेटर का रिवर्स निगेशन लेस देन और इक्वल टू होता है। और ये और का मेरा आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर है। इसको देखकर अगर आपने लिखा तो आपको इजी होगा। यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया। एंड नॉट क्यू, नॉट क्यू में मेरा क्या आंसर आएगा? y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन था, उसको मैंने डिफाइन किया। डिफाइन करके पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद मैंने निगेशन अप्लाई किया है और निगेशन के बाद जो मेरा सिंबॉलिक में आंसर था उसको मैंने वर्बल फॉर्म में भी लिख के दिया है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से अपना आंसर लिखना है। मैं सेकेंड क्वेश्चन भी बता देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है 11 इज लेस देन 15 एंड 20 is greater than 25. This is second question. 20 is greater than 25. Sorry, 25 is greater than 20. 25 is greater than 20. ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कोई भी x, y कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है, हम लोग इसको भी डिफाइन करेंगे। लेट p 11 इज लेस देन 15, लेट q 25 इज ग्रेटर देन 20। देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म मेरा क्या आ जाएगा? p, ये मैंने क्योंकि p लिया है और ये हो गया मेरा q, तो p एंड q, ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसका निगेशन, निगेशन मुझे किस तरीके से लिखना है? इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, जो मेरा आंसर आया है सिंबॉलिक फॉर्म, उसके ब्रैकेट के बाहर मैं इस तरह से निगेशन लिखूंगी और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? अगेन आप ये नॉट को अंदर इनसाइड द ब्रैकेट अप्लाई करो। निगेशन p एंड की जगह और निगेशन q।
अब इसको आपको वर्बल फॉर्म में भी लिख के देना है। नॉट पी मेरा क्या होगा, पी है मेरा 11 इज लेस देन 15, 11 इज लेस देन 15, तो उसका नॉट पी क्या आएगा, 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। यहाँ मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन का रिवर्स क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन का रिवर्स आपका क्या होगा, निगेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी आपको उसके साथ में जोड़ना है। ये और निगेशन क्यों मेरा क्या आ जाएगा 25, ये ग्रेटर था तो मैं इधर यहाँ पे लूंगी लेस देन और इक्वल टू 20। इस तरह से आपको अपना वर्बल फॉर्म में भी आंसर पेपर में प्रेजेंट करना है। Next question is quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus। तो यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट इज दिस, लेट P quadrilateral is a square, quadrilateral is a square, ये मेरा स्टेटमेंट P है, quadrilateral is a square। नेक्स्ट इज Q मैं कैसे डिफाइन करूंगी, इट इज अ rhombus, therefore its symbolic form is if and only if के लिए क्या है हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, डबल एरो, डबल इम्प्लीकेशन है, ये P लिखा मैंने, ये स्टेटमेंट मेरा P था, इफ एंड ओनली इफ के लिए ये लॉजिकल कनेक्टिव है, इफ एंड ओनली इफ इधर, उसके लिए हम लोग इस तरह का डबल एरो देंगे, और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज Q, P इफ एंड ओनली इफ Q। अब इसका निगेशन क्या होगा, आपको लिखना है, इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब मैं क्या करती हूँ, ये निगेशन को बाहर रहने देती हूँ, पहले हम लोग इम्प्लीकेशन का, सिंगल इम्प्लीकेशन या फिर डबल इम्प्लीकेशन, दोनों का भी हमारे पास निगेशन नहीं है, उसको हमको, इसको बाय कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को हमको सिर्फ पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, इसके अंदर इसका क्या मतलब है, अगर P होगा, इफ P देन Q, फर्स्ट इज दिस वे, इफ P देन Q, एंड साथ में अगर Q है तो P भी होगा। एक बार P की तरफ से एरो है Q की तरफ, और एक बार Q से एरो निकल रहा है P की तरफ, तो ये दोनों स्टेटमेंट को जब हमने मिक्स किया हैंड के साथ, तो ही हमको ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट मिलेगी। हाँ, P इम्प्लाइज Q भी है इसके अंदर, और Q इम्प्लाइज P भी है इसके अंदर। अब हम लोग ये एंड की जगह क्या लिख देंगे अपना, सिंबॉलिकली ये सिंबल एंड का। अब मैं क्या करती हूँ, ये निगेशन अंदर अप्लाई करती हूँ, निगेशन P इम्प्लाइज Q, एंड को जब मैं ये निगेशन दूंगी तो ये हो जाएगा, और निगेशन Q इम्प्लाइज P, इस तरीके से। अब मेरा ब्रैकेट का निगेशन करना अभी भी बाकी है। ब्रैकेट का निगेशन कैसे होगा, पहले इसके मतलब पे ध्यान दो, इसका मीन क्या है। इसका मतलब है कि अगर P होगा तो Q होगा, इफ P देन Q, लेकिन निगेशन इसका कैसे बनता है, P तो हो जाएगा लेकिन Q नहीं होगा। ये और आपको ऐसे ही कॉपी करना है क्योंकि मैं इसका निगेशन कर चुकी थी। अब ये Q इम्प्लाइज P का निगेशन आप कैसे लेंगे, अगेन Q तो हो जाएगा लेकिन P नहीं होगा। नहीं होगा के लिए नॉट यूज किया है। P इम्प्लाइज Q का निगेशन आप याद रख सकते हैं इस तरह से, P will happen but Q not, Q will happen but P not, यानी फर्स्ट कंडीशन तो हो जाएगी
लेकिन सेकेंड कंडीशन नहीं होगी। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में, लेकिन मुझे इसको वर्बल फॉर्म में भी आंसर देना है। तो आप जहां जहां पर P लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, और Q जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे, इट इज अ रोम्बस। तो आप हम लोग इसका वर्बल फॉर्म लिखते हैं। पहले मैं P लिखूंगी, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल is a square and it is not a rhombus और अब मुझे क्या लिखना है, ये Q क्या है मेरा, it is rhombus and quadrilateral is not a square। तो Q के लिए पहले ये स्टेटमेंट लिखूंगी, और इट इज अ रोम्बस बट, एंड के लिए एंड की जगह मैं बट भी ले सकती हूँ, एंड और बट एक ही सेंस में जाता है, बट इट इज नॉट अ, बट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, बट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट स्क्वायर। इस तरीके से आपको वर्बल फॉर्म में अपना आंसर देना है। ये क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट है, P इफ एंड ओनली इफ Q को, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को पहले तो आपको स्प्लिट करना है दो कंडीशनल स्टेटमेंट में, उसके बाद में ये दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का आपको इंडिविजुअली निगेशन लिखना है। और ये निगेशन मोस्टली बच्चों को याद नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है हमारा। इस स्टेटमेंट के मतलब पे आप ध्यान देंगे, P इंप्लाइज Q का क्या मीनिंग होता है, इफ P देन Q, अगर P होगा तो ही Q होगा, इफ P देन Q। लेकिन जब हम इसका निगेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि P तो हो जाएगा लेकिन Q नहीं होगा। नहीं होगा के लिए मैंने यहाँ पे निगेशन यूज किया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इट इज कोल्ड एंड रेनी। अब यहाँ पर भी हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट पी इट इज कोल्ड, इस तरीके से इट इज कोल्ड। और क्यू के लिए मेरा क्या स्टेटमेंट आएगा, रेनिंग। रेनिंग के आगे इट इज नहीं लिखा हुआ है बट इट इज अंडरस्टूड कि इट इज रेनिंग ही होगा, वो आपको अपने से समझना है, इट इज रेनिंग। अब मेरा सिंबॉलिक फॉर्म इसका हो जाएगा, पी, ये स्टेटमेंट P है, ये है मेरा एंड, और ये स्टेटमेंट इट इज रेनिंग का मैंने क्यू डिफाइन किया हुआ है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। आपको पेपर में ऐसे पूरा लिखना है एक सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे मैंने पीछे की क्वेश्चंस में सब लिखा है। अब इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q, क्या मिलेगा आपको, निगेशन P एंड का और निगेशन Q, इस तरीके से निगेशन आप धीरे धीरे अंदर ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे। निगेशन P एंड का हो जाएगा और ये रहा निगेशन Q। अब इसका आपको वर्बल फॉर्म भी लिखना है, मैं ओरली बोल रही हूँ, आप लिख लेंगे। नॉट P क्या आएगा, इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड। हमेशा याद रखिए कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आता है, इट इज नॉट कोल्ड। और यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको देखते हुए आप लिखेंगे इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग। और आप चाहिए तो ये इट इज कॉमन लेके ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट कोल्ड नॉर रेनी। इस तरह से भी आपका आंसर करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है बोर्ड पे, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट है आपका इट इज रेनिंग, इसको आप P ले लेंगे, इट इज रेनिंग। क्यू स्टेटमेंट है आपका वी विल गो, ये मेरा सेकेंड है, वी विल गो। और आर थर्ड स्टेटमेंट है मेरी प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल इस तरह से हम लेकिन डिफाइन नहीं करेंगे, हम लिखेंगे वी विल प्ले फुटबॉल।
वी विल प्ले फुटबॉल। अब सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म मेरा क्या आ जाएगा? आप देखिए ये स्टेटमेंट कंडीशनल वाली है। इफ देन यूज हुआ है इधर, लॉजिकल कनेक्टिव। इफ देन जब भी यूज होता है आपको एक एरो वाला सिंबल यूज करना पड़ता है, वन वे इम्प्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर ये वाले इतने पार्ट को मैं ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि ये देन के बाद लिखा हुआ है। तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म इफ देन के लिए आ गया ये ऐसे एरो। सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये मैंने इट इज रेनिंग के लिए पी लिख दिया। उसके बाद अब मुझे दो स्टेटमेंट्स एक साथ लिखनी है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट के लिए ये ब्रैकेट बना लिए हैं। वी विल गो मेरा क्यू है, ये मैंने क्यू लिखा एंड इस तरीके से, और प्ले फुटबॉल है मेरा आर। तो ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म है P implies दिस ब्रैकेट। मैंने अभी आपको बताया था कि सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q का निगेशन हम कैसे बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि P होगा तभी Q होगा, लेकिन निगेशन क्या बोलता है? P तो हो जाएगा लेकिन Q नहीं होगा। तो यही चीज ध्यान में रखनी है मुझे। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं यहाँ पे इसका निगेशन लिखूंगी। फर्स्ट कंडीशन तो हो जाएगी लेकिन सेकेंड कंडीशन नहीं होगी। ये यहाँ पे मैंने नॉट यूज किया है। अब इसके बाद ये नॉट आप अंदर अप्लाई करेंगे। P एंड निगेशन Q, एंड का निगेशन हो जाएगा और निगेशन R। यहाँ पे मेरा सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट होता है। इसको आपको वर्बल में भी लिख के देना है। तो वर्बल फॉर्म क्या आएगा? P की जगह हम लेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग एंड, इट इज रेनिंग एंड। अब निगेशन क्यू है, क्यू क्या आएगा हमारा? वी विल गो है, लेकिन कोई आंसर में मुझे नॉट मिला है तो मैं लिखूंगी एंड वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो। और ये रहा, और आर क्या है मेरा? वी प्ले फुटबॉल, नॉट आर मिला है इसके लिए मैं लिखूंगी और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरीके से आपको पेपर में ये फिफ्थ का आंसर लिखना है। फिफ्थ में 3 स्टेटमेंट्स थी, उसका सिंबॉलिक फॉर्म मैंने लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इट्स निगेशन ऐसे नहीं लिखा है, आपको लिखना है इट्स निगेशन इज, निगेशन ऑफ ये लाइन P implies Q and R। ये मैंने डायरेक्टली निगेशन अप्लाई कर दिया था। अब चाहिए तो ये लाइन बीच में, अब चाहिए तो नहीं, आपको लिखना ही है पेपर में इट्स निगेशन इज नॉट। ये ब्रैकेट के आगे आपको इस तरह से निगेशन डालना है। और निगेशन किस तरह अप्लाई होगा? फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी लेकिन सेकेंड कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो उसके लिए नहीं होगी का मैंने एंड डाल दिया है। और आप धीरे धीरे ये निगेशन को अंदर अप्लाई करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म आने के बाद आप इस तरीके से इसका सिंबॉलिक वर्बल फॉर्म भी लिखिए और यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 सब बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। और ये क्वेश्चंस इजी है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स नहीं है, ये सब सिंपल स्टेटमेंट्स है जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में ही किया था। √2 इज अ रैशनल नंबर। आपको सिर्फ इसका निगेशन बनाना है तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लिख देना है। √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल और सम जब भी आएगा तो आपको क्या करना है? ऑल को चेंज करके सम कर देना है, और सम आएगा तो आपको उसको चेंज करके ऑल लिख देना है। और सिंपली आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है कहाँ है सेंटेंस में, और उसके आगे नॉट का यूज करना है। तो यहाँ पे मेरा इसका निगेशन बनेगा सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ये
सिंपल सेंटेंसेस का निगेशन बनाना बहुत ही इजी होता है। अब नेक्स्ट दो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्वांटिफायर्स यूज हुए हैं। दो क्वांटिफायर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जब भी आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज होगा तो आपको उसको चेंज करके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बनाना है, और अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज हुआ है और आपको चेंज करना पड़ रहा है तो आपको यूज करके उसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर लेना है। और वही तरीका हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए और उसके बाद नॉट लगा दीजिए। तो ये हो गया देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जब भी हम देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर यूज करते हैं ना तो हमको सच दैट भी अपने आप यूज करना ही पड़ता है, नहीं तो इसके बगैर सेंटेंस पढ़ने में कुछ अधूरा सा फील होता है। तो देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इस तरीके से देयर एग्जिस्ट जब भी यूज होता है क्वांटिफायर तो आपका सच दैट अपने आप यूज में आ जाता है सेंटेंस के हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था तो सच दैट ऑलरेडी यूज हो चुका था। अब अगर मैं इसकी जगह यूनिवर्सल क्वांटिफायर लूंगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये मेरा सच दैट भी अपने आप निकल जाएगा क्योंकि वो सच दैट देयर एग्जिस्ट की वजह से ही आया था। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x माइनस 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। लेस देन का निगेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.3 के पूरे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि पेज नंबर 17 पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, आता है। कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखते वक्त आपका क्वेश्चन हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट में ही रहेगा। आपको ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन कंडीशनल स्टेटमेंट में रहेगा, तभी आप कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव इसका लिख सकते हैं। कॉन्वर्स बहुत ही इजी है। पहले आप कंडीशनल स्टेटमेंट पहचानेंगे, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, तो इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P। यानी आपको पहली स्टेटमेंट दूसरी कर देनी है और दूसरी वाली को पहली कर देनी है। फिर इसी गिवन क्वेश्चन में आप दोनों तरफ नॉट लगाएंगे तो आपका इनवर्स हो जाएगा, और कॉन्वर्स में आप दोनों तरफ नॉट लगाएंगे तब आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। गिवन क्वेश्चन से आपको इनवर्स मिलता है और कॉन्वर्स से आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलता है। गिवन क्वेश्चन में दोनों तरफ भी नॉट अप्लाई किया तो आपको इनवर्स मिलेगा, और कॉन्वर्स में दोनों तरफ भी नॉट अप्लाई किया तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पे मेरी दो स्टेटमेंट्स कौन सी है, ये है मेरा P और ये है मेरा Q। तो ये आप एग्जाम में ऐसे डिफाइन करेंगे, लेट P एंड दिस इज Q। और सिंबॉलिक फॉर्म, फिर सिंबॉलिक फॉर्म मेरा इसका आएगा P इम्प्लाइज Q। इस तरीके से यह है मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आपको लिखना है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है वहां पे लिखिए, आप इस तरह से लिखिए तो आपको आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, मुझे वर्बल फॉर्म में भी इसका आंसर चाहिए। तो वर्बल फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, अगर इम्प्लीकेशन आता है तो हम इफ यूज करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन P क्या है मेरा, देन एक्स इज लेस देन वाई। ये मैंने कॉन्वर्स लिख दिया। अब उसके बाद इनवर्स। इनवर्स हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q।
निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, यानी गिवन क्वेश्चन में दोनों तरफ आपको नॉट करना है, निगेशन करना है, उल्टा करना है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर इधर क्या आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, लेस देन का इनवर्स होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन इस तरफ भी आप नॉट अप्लाई करिए, देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये मैंने इसका इनवर्स भी बना लिया है। अब ये इसके लिए नेक्स्ट, ये कॉन्वर्स इनवर्स हो गया। मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी इधर लिख देती हूँ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज कॉन्वर्स में, कॉन्वर्स क्या है आपका, Q इम्प्लाइज P आपका कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स में आप दोनों तरफ नॉट लगाते हैं तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलेगा। ये है मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सिंबॉलिकली इसको वर्बल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, नॉट Q, नॉट Q क्या आएगा, इसका इधर निगेशन यूज करना है। तो इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन सारी स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं मेरी इफ देन वाली ही है इसमें, क्योंकि सब में एरो मार्क यूज हुआ है। इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। इस तरीके से मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिख दिया है। एक बार और बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट डिफाइन करनी है, लेट पी एक्स इज लेस देन वाई, क्यू इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, देन एक सिंबॉलिक फॉर्म P इम्प्लाइज Q। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ से आपने आंसर लिखा है। कॉन्वर्स है आपका Q इम्प्लाइज P, फिर इसका वर्बल फॉर्म, इसी तरह इनवर्स और ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बोर्ड पेपर में अभी ये सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 15 था, 3 मार्क का, और हर एक पे 1 मार्क्स होता है। इस पे 1 मार्क्स, इस पर 1 मार्क्स, इस पर 1 मार्क्स। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इसका आंसर रॉन्ग ही लिखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ये लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, वो ये यूज नहीं करना चाहते। लेकिन आप ये यूज करें, इस तरीके से लिख दे, तो आपका ये स्टेटमेंट वर्बल वाला रॉन्ग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ वुमेन इन इट इज लिटरेट। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इफ बाद में यूज हुआ है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था। द क्वेश्चन कैन बी रिटन, रीराइट एज if the woman in family is literate, then a family becomes literate। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, आप उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप 2 स्टेटमेंट्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आना चाहिए, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q अगर आपका क्वेश्चन होगा, इफ देन यूज हुआ है, तो इम्प्लीकेशन तो आ ही जाएगा। P और Q क्या है आपको ये डिसाइड करना है। लेट P स्टेटमेंट होगी इधर, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट, और Q हो जाएगा अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ये आपका Q हो गया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म इज P इम्प्लाइज Q। अब इसका कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P। पहले Q का स्टेटमेंट आएगा, फिर P आएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, इफ, वर्बल फॉर्म इसका इफ। Q क्या है, इफ a family becomes literate, then a woman in family is literate। आप ओरली वर्बल फॉर्म खुद से लिखने का कोशिश करिए, मैं आपको बता देती हूँ। इफ a family becomes literate, then
द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट, ये आपका क्यू इम्प्लाइज पी हो गया। इनवर्स क्या होगा आपका, इनवर्स होगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। पेपर में भी ये लिखिए ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना आए। अब निगेशन पी, पी वाले में आपको नॉट यूज करना है और क्यू वाले में भी नॉट यूज करना है। तो आप कैसे यूज करेंगे, इफ द विमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट देन अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने डज यूज किया है और उसके आगे हम नॉट लगा रहे हैं। हाँ, द इफ देन की स्टेटमेंट होनी ही चाहिए आपकी। इफ द वुमेन इन फैमिली, if the woman in family is not literate then a family does not become literate। इस तरह से मैंने इनवर्स कर लिया है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, आप कॉन्वर्स में दोनों तरफ नॉट यूज करिए। नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। तो उसकी स्टेटमेंट आपको मैं ओरली बोलती हूँ, आप लिख लीजिएगा। इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट। जहां पे क्यू है बराबर से आप क्यू की स्टेटमेंट में यूज करें और जहां पे पी लिखा हुआ है वहां पे पी का स्टेटमेंट आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अब मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट्स देखनी है, कौन सी होगी। लेट पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और क्यू होगा आपका प्रेशर इंक्रीजेस। सिंबॉलिक फॉर्म वही आपका, देन इट सिंबॉलिक फॉर्म इज पी इंप्लाइज क्यू। इसके बाद आप लिखेंगे इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाइज P। इस तरह से लिखने से मिस्टेक नहीं होगी। और Q इम्प्लाइज P आपका वर्बल स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इधर आपको Q को पहले लिखना है। तो Q है मेरा ये, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। इफ देन वाली स्टेटमेंट ही सब आनी चाहिए। इफ और Q क्या है मेरा, प्रेशर इंक्रीजेस। तो इफ प्रेशर increases then surface area decreases। ये आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में आता है और कॉन्वर्स के बाद इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, सेम गिवन स्टेटमेंट में आपको नॉट यूज करना है। जो गिवन सिंबॉलिक फॉर्म है आप दोनों तरफ नॉट यूज करेंगे। तो ये मैं आपको ओरली बता रही हूँ क्या आएगा। इफ सरफेस एरिया डू नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डू नॉट इंक्रीज, और डज नॉट यूज करिए, बेटर हो रहेगा क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। ये हो गया मेरा इनवर्स। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वर्स में दोनों तरफ नॉट लगाते हैं। कॉन्वर्स वाली स्टेटमेंट के दोनों तरफ आपको नॉट यूज करना है। तो ये किस तरह से आ जाएगा, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दिया हुआ, ये भी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ। ये आपका वोल्टेज इंक्रीजेस P हो जाएगा और करंट डिक्रीजेस Q हो जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म वही आपका P इंप्लाइज Q। और इसके बाद आपको पहले लिखना है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स हमारा होता है Q इंप्लाइज P। ओरली बता देती हूँ क्या आएगा, इफ करंट डिक्रीजेस
then voltage increases. Next is inverse. इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, निगेशन P implies निगेशन Q. ये आपको याद रहेंगे, इसकी मदद से आप ये बना सकते हैं इजीली पेपर में भी. तो ये मेरा हो जाएगा निगेशन P. इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट डज नॉट डिक्रीज. दोनों तरफ नॉट लगा के मैंने लिखा है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव. इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे बनेगा, निगेशन Q implies निगेशन P. कॉन्वर्स में दोनों तरफ नॉट लगा दिया है. इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज. आपको सबके आंसर्स मैंने ओरली बता दिए हैं, आप लिखिए कॉपी में, अपनी फेयर नोटबुक बनाइए और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए. उसमें एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, प्लीज वो